एक बड़ी डील, एक ह्यूज ब्रांड स्टेज पर आता तो सिर्फ गाता नहीं, आग लगा देता। लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा देता। स्टेज पर आता तो इतना शोर मचता कि लड़कियां अपने कपड़े तक फाड़ देती, चीखती चिल्लाती और बेहोश हो जाती। सिर्फ हाथ उठाता तो दुनिया पागल हो जाती। 1982 में म्यूजिक एल्बम थ्रिलर पेश किया। इस एल्बम की इतनी कॉपियां फरोख्त हुई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। Congratulations to Michael Joseph Jackson, and here is a specially bound copy of the first of our new edition from Bentham, Off the Press. ऐसा तूफान जिसने म्यूजिक की तारीख का रुख मोड़ दिया। सदी का सबसे ज्यादा कमाने और सबसे ज्यादा चार्ज करने वाला गुलकार। अफवाहों और दुश्मनों ने भी इसका पीछा ना छोड़ा। डाई हार्ड फैंस के लिए वो मरा नहीं बल्कि अब भी जिंदा है। स्याह फाम गरीब घराने में आंख खोलने वाला, पेचीदा नफ्सियाती बीमारियों का सामना करने वाला, कई बार टूटा, कई बार बिखरा, हिम्मत करके स्टेज पर पहुंचा। तेज मौसीकी और भड़कती रोशनियों में अपनी सारी महरूमियां मिटाने की कोशिश करने लगा। अपने आप को बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज के पीछे जा छुपा। क्या वो शैतान सिर्फ जिनसी दरिंदा था? उस पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और कम उम्र लड़कों के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी और फ्री मिशन से ताल्लुक जोड़ा गया। वही शख्स जो खुद को दुनिया का सबसे तन्हा इंसान कहता था, लेकिन जब ये तन्हा इंसान लाखों के मजमे में खड़ा होता तो उसके चाहने वालों की सांसें तक रुक जाया करती थी। तन्हाई उसे पसंद थी, लेकिन मौत से नफरत थी। 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने सिर्फ 50 साल की मोहलत दी। कभी उस पर इल्जाम लगा मासूम लड़कों के बचपन छीनने का, $17 मिलियन में फार्म हाउस खरीदने का, झूले, रोलर कोस्टर, फेरस व्हील, जू, प्राइवेट सिनेमा, बच्चों के खेलने के बड़े बड़े प्ले एरियाज। कहा गया नेवरलैंड कोई ख्वाब नहीं, एक राज था जहां बच्चों की हंसी के पीछे जुल्म की दास्तां को रकम किया गया। माइकल पे कहानियां बनने लगी कि वो बच्चों के साथ हदें पार करता है। उसके खिलाफ अदालतों के दरवाजे खुले, पेशियां भुगती, केसेस चले, रिश्वतें दी गई। क्या ये खामोशी खरीदी गई या सच दफन किया गया? अदालत ने फैसला सुनाया। एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आया वो अपना चेहरा बदलता गया, सर्जरीज होती रही। अब आईना भी शायद उसे पहचानने से डर गया। नींद की तलाश में दवाओं का सहारा लिया गया और वही दवा एक दिन जिंदगी पर भारी पड़ गई। शोहरत के पीछे कर्जों का बोझ बढ़ता गया। एक बादशाह अंदर से टूटता गया। वो ब्रेक डांस का बानी, वो मून वॉक का स्टेप जिसकी दुनिया दीवानी, वो बीट का जादूगर, वो स्टेज का बादशाह, जहां खड़ा होता वहीं मैदान सजा देता। वो एक परफॉर्मेंस नहीं, पूरा तूफान खड़ा कर देता। वो सिर्फ गुलकार नहीं, एक एहसास था जो रूह तक उतर जाता। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऑरा था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। और वो नाम, वो लेजेंड, वन एंड ओनली माइकल जैक्सन। आज मैं माइकल जैक्सन के बारे में वो राज फाश करने वाली हूँ जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। माइकल की नेचुरल डेथ हुई या उसे मारा गया? क्या ये बिगेस्ट लेवल ऑफ पॉप स्टार की लड़ाई थी जिसमें वो शिकस्त खा गया, या उसके सीने में म्यूजिक इंडस्ट्री के डर्टी सीक्रेट्स दफन थे? सोनी के सीईओ टोमी मोटोला से क्या झगड़ा चल रहा था? स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई सीन था क्या? उसके डॉक्टर ने उसे ऐसी दवा क्यों दी जिसका अंजाम मौत हो सकता था? माइकल जैक्सन जितना बड़ा फनकार था, उतने ही बड़े सवालात और थ्योरीज उसके मौत से जुड़े हैं। लेकिन एक बात बता दूं, माइकल के डाई हार्ड फैंस समझते हैं कि उनका हीरो जिंदा है और किसी लग्जरी जजीरे में ठाठ की जिंदगी गुजार रहा है। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कर्जों के दलदल में फंसने के बाद माइकल ने अपनी मौत का ड्रामा रचाया। 24 जून 2009, वेस्ट एपल, लॉस एंजलिस, दुनिया का सबसे मशहूर पॉप सिंगर अपनी जिंदगी के आखिरी कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहा है और पूरी दुनिया उसके कॉन्सर्ट का इंतजार कर रही है। लोग उसे सुनने और उसे देखने के लिए बेताब हैं। खुद वो भी बहुत पुरजोश है, कुछ अनोखा करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए बहुत बेचैन था और उसी के लिए वो बार बार रिहर्सल भी कर रहा था। लेकिन अब वो थक चुका है, घर जाना चाहता है, ज़हनी दबाव बढ़ रहा है, नींद उसकी बिल्कुल खत्म हो गई है, खुराक कम होती चली गई। इस दौरान माइकल जैक्सन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता घुलता चला जा रहा है। उसका वजन तकरीबन 50 से 60 किलो के दरमियान हो गया है। रात के 12:15 बज चुके हैं। आज कॉन्सर्ट को वो कैंसिल कर देता है। रात 12:30 बजे घर पहुंचता है। उसकी मेड उसे खाना सर्व करती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता।
सोने के लिए अपने खास कमरे में चला जाता है। नींद नहीं आती, लेकिन 9 बजे से 1:15 बजे के करीब डॉक्टर कॉनरेड मुरे उसके घर दाखिल होता है। मामूल के मुताबिक माइकल जैक्सन के लिए दवा तैयार करता है। पहले वो उसे मुख्तलिफ किस्म की नींद की दवाइयां देता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद कोसों दूर है, कोई दवा काम नहीं करती। फिर उसे बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, नतीजा सिफर। नींद और दवा देने का ये तमाशा 8-10 घंटे तक चलता रहता है और फाइनली वही होता है जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए था। प्रोपोफॉल नामी एक दवा और दीगर नशा आवर दवाइयों का मिक्सचर बना के दे दिया जाता है। सुबह के 10 बज जाते हैं। डॉक्टर कॉनरेड मुरे उसे दवा देता है। कुछ देर बाद माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। 25 जून 2009 सुबह के 11 बज रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को एक कॉल की जाती है। कॉल की दूसरी तरफ एक घबराया हुआ शख्स होता है, माइकल जैक्सन का सिक्योरिटी हेड। जल्दी से एम्बुलेंस भेज दे, माइकल की हालत ठीक नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी करें। डॉक्टरों की टीम जब माइकल जैक्सन के कमरे में पहुंचती है तो वो बेहिसो हरकत अपने बेड पर पड़ा होता है। उसे इमरजेंसी में एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस में उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं। एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ कभी ड्रिप्स लगा रहा है, तो कभी इंजेक्शन, तो कभी वेंटिलेटर। माइकल की सांस की रफ्तार को मामूल पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही होती है, लेकिन उसकी सांसें और मध्यम पड़ रही होती हैं। होंठ काले और जिस्म ठंडा पड़ रहा होता है। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस से करीब के हॉस्पिटल UCLA मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी गेट पर पहुंच जाती है। एम्बुलेंस से उतार कर उसे इमरजेंसी वार्ड के बेड पे लिटाया जाता है। साथ में माइकल का प्राइवेट डॉक्टर भी मौजूद है। यहाँ एक बार फिर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। माइकल की जिंदगी का सूरज गुरूब होने के करीब होता है। 2 घंटे 26 मिनट माइकल इमरजेंसी बेड पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है। दोपहर तकरीबन 2:26 पर डॉक्टर कॉनरेड मुरे इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर कहता है, यहाँ माइकल का सिक्योरिटी स्टाफ, डॉक्टर और इमरजेंसी मेडिकल टीम और करीबी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर एक लंबी आह भरता है और कहता है, माइकल जैक्सन इज नो मोर। My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. दुनिया ने माइकल जैक्सन की मौत पर किस तरह रिएक्ट किया ये भी आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको माइकल जैक्सन के मौत के बाद की कहानी सुनाती हूँ। यकम अक्टूबर 2011 माइकल जैक्सन के डॉक्टर के खिलाफ अनइंटेंशनल किलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसकी वजह यह थी कि माइकल की इमरजेंसी टीम के एहलकार रिचर्ड सैफ ने अदालत में स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर मुरे ने उनको माइकल की हालत के बारे में पूरी मालूमात फराम नहीं की थी। सिक्योरिटी ऑफिसर के मुताबिक उन्होंने कई मर्तबा डॉक्टर मुरे से पूछा कि क्या जैक्सन को कोई दवाई दी गई है या उनका कोई मेडिकल मसला है, लेकिन डॉक्टर ने बातें छुपाई, सच नहीं बताया। उनको प्रोपोफॉल नामी एक मेडिसिन के बारे में भी आगाह नहीं किया गया। इमरजेंसी सिक्योरिटी ऑफिसर का ये बयान अदालत में बहुत अहम था। जज ने सवाल किया कि प्रोपोफॉल मेडिसिन क्यों और किसके कहने पर माइकल को दी जा रही थी। माइकल के स्टाफ ने जवाब दिया, ये साल 1983 था। शूटिंग के दौरान एक पायरो इफेक्ट अचानक भड़क उठा और माइकल के बालों और सर में आग लग गई। वो चंद लम्हों तक समझ ही नहीं सका, लेकिन जख्म गहरे थे। उस हादसे के बाद सर्जरीज हुई, दवाएं शुरू हुई और उसकी शक्ल बदलने लगी, चेहरा बदलने लगा। नींद तो समझो उससे कई दूर चली गई। माइकल के प्राइवेट डॉक्टर ने प्रोपोफॉल नामी दवा तजवीज की और फिर माइकल एक ही दवाई पर डिपेंडेंट हो गया, प्रोपोफॉल। और यही वो दवा थी जो माइकल की जिंदगी के खात्मे की वजह बनी। 25 जून 2009 ये वो रोज था जब पूरी दुनिया हिलकर रह गई, जब डॉक्टर के मुंह से ये जुमले अदा हुए, माइकल जैक्सन इज नो मोर। जो ही माइकल की मौत की खबर आई, उस वक्त करीब 3 अरब लोग टीवी पर ऑनलाइन इस खबर को जानने और देखने के लिए बेताब थे। एक साथ सर्च ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि गूगल का सर्वर ही क्रैश हो गया। कई घंटों तक गूगल ने ये मान लिया था कि शायद उनकी साइट पर किसी ने साइबर अटैक कर दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स पर सिर्फ एक ही नाम लिख रहे थे, माइकल जैक्सन। ये वो वक्त था जब याहू और ट्विटर जैसी साइट्स अपनी रफ्तार से कई कम रफ्तार पर चल रही थी। ट्विटर पर हर 1 मिनट बाद हजारों ट्वीट सिर्फ माइकल जैक्सन के लिए हो रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, हर तरफ लोग रो रहे होते हैं। माइकल की मौत वाले दिन ऑनलाइन टीवी रेटिंग का वो रिकॉर्ड बना जिसे कोई सेलिब्रिटी आज तक क्रॉस नहीं कर सका। माइकल जैक्सन कैसे मरा? कहीं जानबूझकर तो नहीं मारा गया। टीवी पर सिर्फ यही डिबेट्स चल रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था? इतने बड़े लेजेंड की अपनी पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर एक गरीब स्याह फार्म घराने में पैदा हुआ। उसके 5 भाई और 3 बहनें थीं। बाप बहुत जालिम और लालची था। भाइयों पर एक मुश्तमिल ग्रुप बना जिसका नाम जैक्सन 5 ग्रुप रखा गया।
1969 में Want You Back कामयाब हुआ। उस वक्त माइकल की उम्र सिर्फ 11 साल थी और कामयाबी की असल वजह भी वही था। बाप उसे डॉलर कमाने की मशीन समझता था, उस पर टॉर्चर होता, भाई भी मारते, वो मार खाता और काम भी करता। वो म्यूजिक में उरूज पर था मगर जाती जिंदगी में बिखरा हुआ था। 1994 में उसने लीसा मैरी पर्सले से शादी की जो 19 माह भी ना साथ चल सकी। फिर दूसरी शादी, 2 बच्चे और 1999 में तलाक हो गई। 1978 में उसने अमेरिकी म्यूजिशियन कूजर जॉन्स के साथ एल्बम रिलीज किया जो बहुत कामयाब हुआ मगर वो जो चाह रहा था वो उसे नहीं मिला। 1979 में वो अचानक मंजर से गायब हो गया। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है। 5 साल बाद CBS के जर्नलिस्ट ने उसके खुफिया वेयर हाउस को देखा जहां उसकी जिंदगी की निशानियां मौजूद थी। स्टैचूज, डायमंड क्लास, रोल्स रॉयस, डायरीज। इन्हीं में एक पुराना लेटर मिला जो उसने 1979 में लिखा था। MJ will be my new name, no more Michael Jackson, want a whole new character। और जैसे वो खुद को बंद कर कर अपनी शख्सियत बना रहा था और फिर 4 साल बाद अचानक वापस आया और दुनिया को सुपरहिट एल्बम थ्रिलर दिया। इस एल्बम ने उसे दुनिया का मशहूर तरीन पॉप स्टार और सुपरस्टार बना दिया। सिर्फ 1 माह में उसकी 6 करोड़ से ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में सेल हुई और इस तरह ये एल्बम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। इस एल्बम की 10 करोड़ 80 लाख कॉपीज फरोख्त हुई और माइकल किंग ऑफ पॉप कहलाने लगा। इस वर्ल्ड फेमस एल्बम के जरिए माइकल जैक्सन ने गुमनामी को शिकस्त देकर आलमी शोहरत हासिल की थी। माइकल जैक्सन और पॉप म्यूजिक जैसे एक ही लफ्ज बन गए थे। अगला एल्बम दी बैट 3 करोड़ से ऊपर कमाया, डेंजरस 1.5 करोड़ में। उसके अलावा कई सॉन्ग्स, डांस स्टेप्स अपने मद्दाहों के लिए पेश करता रहा। दुनिया पागल हो गई थी उसके लिए। 1983 में माइकल जैक्सन ने थ्रिलर एल्बम के सॉन्ग बिली जीन्स पर रक्स करते हुए एक नया डांस स्टेप मुतारिफ करवाया जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान रह गए। इस स्टेप को मून वॉक का नाम दिया गया। मून वॉक डांस हॉल में मौजूद ऑडियंस की नजर को धोखा देने वाला एक ऐसा स्टाइल था जिसमें माइकल बज़ाहिर आगे की तरफ कदम उठा रहा था लेकिन जा पीछे की तरफ रहा था। यहाँ अचानक माइकल की जिंदगी में कुछ गड़बड़ होने लगी। लॉस एंजलिस पुलिस ने माइकल के घर पर छापा मारा जब वो फार ईस्ट के टूर पे था। हुआ कुछ यूं कि माइकल पर पहली बार एक कम उम्र लड़के के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगा। वो इस इल्जाम से बचने लगा, भागने लगा, मुंह छुपाने लगा। जब पैसे हाथ में हो तो हर चीज खरीदी जा सकती है। सच भी, यहाँ भी सच खरीदा गया। माइकल ने उस लड़के की फैमिली से $20 मिलियन के बदले सुलह कर ली। यही नहीं, फिर माइकल पर इल्जामात का पटोरा बॉक्स जैसे खुलने लगा। एक डॉक्यूमेंट्री में माइकल की कम उम्र लड़कों के साथ पेडोफाइल और एक लड़के के साथ शर्मनाक शादी की ऐसी बातें सामने आने लगी कि उनके चाहने वाले सदमे में चले गए। मीडिया, न्यूज एजेंसी, जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखने लगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी। इस पूरे मंजर को बयान करने के लिए 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका नाम था लीविंग नेवरलैंड। यहाँ 2 मिनट ठहरे। एप्स्टीन आइलैंड का नाम मीडिया पर सुन सुनकर तो आपने याद ही कर लिया होगा। अब जरा नेवरलैंड के बारे में भी आपको बताती हूँ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई आम पार्क नहीं था, ये ख्वाब था जो माइकल जैक्सन ने 1988 में खरीदा। कैलिफोर्निया की सरजमीन पर फैला हुआ, तकरीबन 2700 एकड़ पर मुश्तमिल, $17 मिलियन का ये रेंच एक अलग ही दुनिया अपने अंदर बसाए हुआ था जिसका नाम था नेवरलैंड रेंच। यहाँ झूले थे, रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील, एक चिड़ियाघर और एक ट्रेन जो इस पूरे अंदर की दुनिया में घूमती थी। माइकल यहाँ बीमार और गरीब बच्चों को बुलाता, खुशियां बांटता, चैरिटी इवेंट्स करवाता। लेकिन इन खुशियों के बीच माइकल से जुड़े कई स्कैंडल सामने आने लगे। बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के इल्जामात, नेवरलैंड रेंच में बच्चों को बुलाना और उनके साथ ज्यादती करने के इल्जामात, बच्चों को गिफ्ट्स और प्ले एरिया देकर ग्रूमिंग करने के इल्जामात। आपने उस डॉक्यूमेंट्री में कहा कि बहुत बच्चे आपके बेडरूम में सोए हैं। वैसे मैं बच्चों के साथ नहीं सोया, और सोया भी तो क्या, मैं बेड बच्चों को देता था और फर्श पर भी सो जाता था। अदालत में जज के सामने बहस में इंकशाफ किया गया कि माइकल जैक्सन ना सिर्फ हम जिन्स परस्त थे बल्कि कम उम्र लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात भी रखते थे। लीविंग नेवरलैंड में माइकल जैक्सन की ज्यादती का शिकार होने वाले 2 लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल किए गए हैं। I was seven years old when this began. Michael making physical contact with me, like his hand on my thigh, hugs, you know. He'd come over, we'd spend the day shopping and hang out, or he'd spend the night.
or I would go to the hideout in Westwood and spend a few nights there. डॉक्यूमेंट्री में ये भी बताया गया है कि कम उम्र लड़कों के साथ ताल्लुकात के बदले वो उन्हें कैश और ज्वेलरीज देता था। सिर्फ यही नहीं, एक अमरीकी अखबार दी सन के मुताबिक ये इंकशाफ सामने आया कि वो अपने कम भतीजों को भी निशाना बनाते रहे। होना क्या था, 1993 में माइकल के खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ, कोर्ट ट्रायल चलता रहा और फिर कैलिफोर्निया में लिया गया फार्म हाउस का ख्वाब भी एक दिन जमीन बोस हो गया। 2003 में अदालत में फैसला सुनाया गया और माइकल इस इल्जाम से बरी हो गया और आखिरकार 2017 में ये ख्वाब $22 मिलियन में फरोख्त कर दिया गया। The original asking price several years ago was $100 million, but was reduced a year later. According to the Wall Street Journal, Burkle bought Neverland Ranch for just $22 million. अब जरा एक मिनट ठहरिएगा। माइकल के डाई हार्ट फैंस का दिल दुखेगा कि हमारा हीरो आखिर कम उम्र लड़कों से जिनसी ताल्लुकात क्यों रखता। लड़कों के साथ उसने नहाना शुरू किया। जब मैं अंदर गई, वहाँ छोटे लड़कों की अंडरवेयर पड़ी हुई थी। एक और रेफरेंस भी देना चाहती हूँ। जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक रीसेंट पब्लिश होने वाली फाइल, जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता था, उनमें कई मशहूर शख्सियात के साथ पॉप स्टार माइकल जैक्सन का नाम भी मंजर आम पर आया है। फाइल्स में माइकल जैक्सन को जेफरी एप्स्टीन के बगल में खड़ा देखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि माइकल एप्स्टीन आइलैंड पर क्या कर रहा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को झपियां क्यों डाल रहा था। ये तस्वीर देखें जिसमें माइकल जैक्सन, जेफरी एप्स्टीन, डियाना रोज, डेविड कॉपरफील्ड जैसे लोगों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिनका नाम अनफॉर्चुनेटली एप्स्टीन फाइल्स में आया है। इन सवालात के जवाब देने के लिए माइकल तो जिंदा नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक सवाल है, इतने बड़े नेटवर्क और इतने ताल्लुकात में एक पॉप स्टार इतनी आसानी से कैसे मर गया। और यहाँ से फिर एक और कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सबसे पहला शक जिस पर था वो था माइकल का प्राइवेट डॉक्टर कॉर्नेट मुरे, लेकिन डॉक्टर कॉर्नेट मुरे ने इन इल्जामात को अहमकाना करार दे दिया। उसने अदालत में चीखते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक तवील प्रैक्टिस है मेरा करियर बेदाग है। लेकिन अदालत ने डॉक्टर की एक ना सुनी। 2010 में डॉक्टर कॉर्नेट मुरे पर मरीज के साथ लापरवाही के चार्ज फाइल हुआ, लेकिन माइकल के फैंस जानते थे कि ये लापरवाही नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया मर्डर था। माइकल जैक्सन केस का फैसला माइकल की मौत से 2 साल 4 माह और 11 दिन बाद 7 नवंबर 2011 को सुनाया गया। फैसले के मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत एक इंतहाई खतरनाक दवा प्रोपोफॉल की ज्यादती की वजह से हुई। ये दवा उनके डॉक्टर ने ही उनको तजवीज की थी, लेकिन वकीला का कहना था कि जब ज्यादा मिकदार ली गई उस वक्त डॉक्टर उनके करीब नहीं थे। माइकल जैक्सन ने प्रोपोफॉल का ओवरडोज खुद लिया। अदालत में दौरान समाअत डॉक्टर मुरे ने इंकशाफ किया कि माइकल जैक्सन के आखिरी अल्फाज थे, लेट मी हैव सम मिल्क, लेट मी हैव सम मिल्क। यहाँ मिल्क से मुराद वही प्रोपोफॉल थी जिससे माइकल को सुकून मिलता था। 2011 में डॉक्टर कॉर्नेट मुरे को इनवॉलेंट्री मैनस्लॉटर के जुर्म में कसूरवार ठहराया गया और इन्हें 4 साल की कैद सुनाई गई। डॉक्टर मुरे को जेल भेज दिया गया, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। 3 साल तक ये केस चला और फिर केस वहीं खत्म हो गया। अब आते हैं उस बात पर जिसको देखकर आपने थंबनेल पर क्लिक किया। वॉज माइकल जैक्सन मर्डर्ड? इसकी मौत के पीछे शोहरत या पैसे का खेल तो नहीं था, या फिर वो कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगा था। दरअसल माइकल म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे कड़वे सच सामने ला रहा था जो एक अमीर तरीन बिजनेसमैन को खटक रहा था। माइकल उसकी राह का कांटा बन रहा था जिसका नाम था टोमी मटोला, CEO ऑफ सोनी। यहाँ समझना होगा कि गेम क्या चल रहा था। माइकल जैक्सन और सोनी ने 1 दिहाई से ज्यादा साथ काम किया। सोनी के थ्रू माइकल के बहुत से सॉन्ग्स मंजर आम पर आए और सोनी ने बेतहाशा पैसा कमाया माइकल के थ्रू। लेकिन फिर मामलात बिगड़ने लगे। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब टोमी मटोला ने माइकल के म्यूजिक में इंटरफेयर करना शुरू किया। ये चीज माइकल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। सोनी का काम था प्रमोशन करना, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। सोनी और माइकल के दरमियान लड़ाई तेज हो रही थी, मगर सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था। दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो दिन आया जब माइकल जैक्सन अवाम के सामने आया और सारा चट्टा खट्टा खोल दिया। मैंने सोनी के 50% शेयर्स खरीद लिए हैं। माइकल जैक्सन के अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे। I've generated several $billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Owning half of Sony. So I own half of Sony's and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but
I just did good business, you know. ये दुनिया मौसीकी की तारीख की सबसे बड़ी मूव थी। माइकल जैक्सन सोनी को छोड़ रहा था, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। माइकल जैक्सन ने टोमी मोटोला को ईवल और डेविल करार दे दिया। पब्लिक के सामने इशारा करके कहा कि यू आर रेसिस्ट और सोनी किल्स म्यूजिक। माइकल ने कहा मौसीकी की दुनिया को चलाने वाले टोमी मोटोला कालों से नफरत करता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं करता चाहे वो माइकल जैक्सन ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद आग और भड़क उठी। जो पर्दे के पीछे था अब वो सामने आने लगा। माइकल हर कॉन्सर्ट पर टोमी को जलील करने लगा। टोमी बदनाम होने लगा, आर्टिस्ट उसे छोड़ने लगे और उसे मिलियंस और बिलियंस का नुकसान होने लगा। अचानक टोमी से अलहदगी माइकल के लिए वक्ती सुकून तो बनी, लेकिन वो कर्ज के नीचे दबता चला गया। और फिर वो वक्त आ गया जब माइकल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माइकल की मौत के बाद वही कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। सबसे बड़ी थ्योरी ये थी कि माइकल जैक्सन को टोमी मोटोला ने मारा है। जी, सोनी के सीईओ ने। माइकल जैक्सन काफी अरसे से इंडस्ट्री में था, इसीलिए वो हर डर्टी सीक्रेट को जानता था। टोमी मोटोला की शोहरत स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अच्छी नहीं थी। म्यूजिक इंडस्ट्री में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। नए आर्टिस्ट एग्रीमेंट साइन करके कंपनी के गुलाम बन जाते हैं। यही कुछ माइकल की जिंदगी में भी चल रहा था। सोनी इससे बहुत ज्यादा कमा रहा था और बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वो डिप्रेशन में चला गया था। माइकल के फैंस आज भी कहते हैं कि टोमी मोटोला माइकल जैक्सन का कातिल है और उसने उसे इस्तेमाल किया। और डॉक्टर कॉर्नेट मुरे को भी उसी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था कि माइकल अपने डॉक्टर पर अंधा एतमाद करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता चला कि डॉक्टर माली तौर पर परेशान था और उसे कैश की अशद जरूरत थी। ऐन मुमकिन है कि उसे भारी रकम दी गई हो। माइकल के करीब से जानने वाले कहते हैं कि माइकल को 50 साल की उम्र में मरना नहीं चाहिए था। वो सेहतमंद था। जब सोनी ज्यादा एक्सपोज होने लगा तो वो माइकल को रास्ते से हटाना चाहते थे। बहरहाल हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि टोमी मोटोला ने ही कत्ल करवाया, क्योंकि उसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया। लेकिन कातिल कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन हकीकत सामने आ ही जाती है। लेकिन माइकल जैक्सन, जिसके कैरेक्टर पर सवालात उठाए, बच्चों की स्मगलिंग और जिनसी ज्यादती से मुतालिक संगीन इल्जामात लगे, अदालत में मुकदमा भी चला, उसे इल्यूमिनाटी फ्री मिशंस का पैरोकार भी कहा गया, लेकिन आज भी वो अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में राज करता है। उसका अंदाजा 10 अप्रैल 2026 को माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माइकल के आलमी प्रीमियर से लगाया जा सकता है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में होने वाले इस प्रीमियर को देखने के लिए हजारों फैंस आए। शहर एक म्यूजिकल फेस्टिवल में बदल गया और मून वॉक के रंग में रंग गया, जिससे साबित होता है कि मरने के बरसों बाद भी जैक्सन का वजूद खत्म नहीं हुआ, बल्कि सर चढ़कर बोल रहा है। माइकल के डाई हार्ट फैंस के लिए सिर्फ एक जुमला: लोग मर जाते हैं, लेजेंड्स नहीं मरते। दी वन एंड ओनली माइकल जैक्सन।